हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पहले ये जान लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से डायमेंशन कि डायमेंशन होता क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन कि डायमेंशनल इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती है। तो मेनली रूप से आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायमेंशन है क्या। तो देखिए, डायमेंशन का मतलब पावर से होता है। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कितनी पावर है वही डायमेंशन होता है। जैसे अगर हम बोल दें कि ध्यान से देखिएगा, जस्ट ये समझने के लिए अभी है। ठीक है, एक्चुअल में यही नहीं है लेकिन समझने के लिए है। जैसे अगर हम बोल दें किलोमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, तो किलोग्राम के ऊपर पावर कितनी है 1, मीटर के ऊपर पावर कितनी है 1। ठीक है, अभी जस्ट समझिएगा। तो हम यहाँ पे अगर डायमेंशन पूछ दें तो हम बोलेंगे इसकी डायमेंशन 1 है, इसकी डायमेंशन भी 1 है, और इसकी डायमेंशन -2 है। हम ये जस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमें कभी डायमेंशन की बात करें तो हम यही बोलेंगे कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसके यूनिट के ऊपर जितना पावर होता है वही डायमेंशन होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि डायमेंशन बनाया किस तरीके से जाता है। तो देखिए, डायमेंशन बनाने के लिए जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हीं के बेस पे हम डायमेंशन बनाते हैं, या उन्हीं की हेल्प से हम डायमेंशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि किसकी डायमेंशन क्या होती है और किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि डायमेंशन लिखना हो तो हम इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछे कि लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, तो देखिए लेंथ के यूनिट क्या होती है मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर होती है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी एल। डायमेंशन क्या होगी एल। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कहीं मीटर दिख जाए किसी यूनिट के अंदर, अगर कहीं मीटर दिख जाए तो मीटर की डायमेंशन क्या होगी एल। मीटर की डायमेंशन एल। ठीक है, मीटर के बाद हम बात कर लेते हैं मास की। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है एम। डायमेंशन होता है एम। ठीक है, तीसरा हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, और इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है टी। ये बात मेरी समझ में आ रही है? बिल्कुल। इसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और इसके अगर डायमेंशन की बात करें तो ये होता है डायमेंशन इसकी। ये भी ठीक है, डायमेंशन समझ गए। इसके बाद हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, या फिर हम इसे बोल देंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और इसकी डायमेंशन होती है ए। ये डायमेंशन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये होगा। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडिला। CD से डिनोट किया जाता है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ये होता है इसका डायमेंशन। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है CD। ठीक है, अब बात कर रहे हैं लास्ट। ये हमारा होता है लास्ट, बात कर ले रहे हैं तो ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होती है मोल, MOLE। ये मोल इसकी यूनिट होती है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन होता है MOL। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये होती है डायमेंशन। तो लेंथ की डायमेंशन होती है L, मास की डायमेंशन होती है M, टाइम की डायमेंशन होती है T, टेम्परेचर की डायमेंशन होती है K, इलेक्ट्रिसिटी की डायमेंशन होती है A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की डायमेंशन होती है CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन होती है मोल, MOL। ओके, ये हो गया। अब हम सीखते हैं कि इनकी हेल्प से
हम अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एक बार सबको हम लिख लेते हैं और फिर समझते हैं, थोड़ा टाइम कम लगेगा इस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एरिया की, ठीक है। हम जानना चाहते हैं एरिया की डायमेंशन क्या होगी। फिर सेकेंड हम लिखते हैं वॉल्यूम, कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। थर्ड हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्पीड, हम जानना चाहते हैं स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। फोर्थ है वेलोसिटी, हम ये जानना चाहते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी। फिर है एक्सेलरेशन, हम जानना चाहते हैं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। एरिया के यूनिट की बात करें तो क्या एरिया होता है L इंटू बी, यानी इसकी यूनिट मीटर, इसकी भी यूनिट मीटर, तो क्या मीटर का मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, यानी कि ये मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, यानी कि ये होता है मीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर का क्यूब, ठीक है। अगर स्पीड के यूनिट की बात करें तो स्पीड की यूनिट देखिए क्या होती है, यहाँ पे होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी की भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको देखा था, तो आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन की डायमेंशन की एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा कि इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है। एक्सेलरेशन मीटर का स्क्वायर, मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है, मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है। तो लेंथ की यूनिट है तो लेंथ का डायमेंशन होता है L, लेंथ का डायमेंशन होता है L। तो यहाँ से आ जाएगा L का स्क्वायर, क्या आ जाएगा, L का स्क्वायर, क्योंकि M के प्लेस पे लिखेंगे L, तो L का स्क्वायर, ठीक है। अगर वॉल्यूम के डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे आएगा L की पावर 3, क्योंकि मीटर का डायमेंशन क्या है, L। अब देखिए स्पीड की बात करें तो ये मीटर लिखा है, मीटर क्या है, लेंथ, तो L। यहाँ अगर देखो M की पावर 1 है तो L की पावर 1, ये देखिए सेकेंड है यानी टाइम, और टाइम की डायमेंशन क्या थी, टाइम की डायमेंशन थी T, टाइम की डायमेंशन T थी, ये होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे T की पावर -1। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम सेम चीज़ें हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, लिखने का तरीका अलग है, बस इतना ही है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में देखिए मीटर यानी लेंथ, L, सेकेंड यानी टाइम, T की पावर -1, ये हो गया। इसकी बात करें एक्सेलरेशन की तो देखिए ये लिखा है L, फिर ये लिखा है T और T की पावर -2, ये आ गया। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई L T की पावर -2। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्स की, हम ये जानना चाहते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो डायमेंशन है स्पीड की L T की पावर -1, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर तो हम बैठ के सोचेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट करेंगे तभी इंटेलिजेंसी प्रूफ होती है, होता है कि नहीं होता है। किसी चीज़ का आंसर अगर तेज़ी से देते हैं तभी लोग जान पाते हैं कि बंदा इंटेलिजेंट है, अदरवाइज समझिएगा। अब देखिए अगर वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करें तो L T की पावर -1 होता है। अगर यहीं पे एक्सेलरेशन की डायमेंशन की बात करें तो L T की पावर -2 होता है, ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे, इसको लिखने का तरीका एक और होता है। नॉर्मली डायमेंशन को लिखते हैं LMLT, इसी के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, ये होता है तो होता है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो जो चीज़ें बताई जाती हैं उसी चीज़ को माना जाता है, ठीक है। MLT इस तरीके से लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि MLT इसके लिए, तो देखिए M तो है नहीं, इसका मतलब M की पावर 0 था। यहाँ पे L की पावर 2 है, T तो है नहीं, इसका मतलब T की पावर 0 था, ठीक है। अगर हम बात करें कि एक एरिया जो है, एरिया का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, एरिया का डायमेंशन क्या होगा,
तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0, 2, 0, तो ये हो जाएगा एरिया का डायमेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिखेंगे m l t। अब यहाँ से देखिए m की पावर m है नहीं यानी m की पावर 0, l की पावर 3, t है नहीं मतलब t की पावर 0। अगर इसके डायमेंशन की अपन बात करें तो डायमेंशन होगा 0, 3, 0। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। ये आपको देख के बस बोल दे कि 0, 3, 0 है तो बताइए ये इसकी डायमेंशन क्या रही होगी। मतलब ये डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले m आता है, फिर l आता है, फिर t आता है। ठीक है, लिखने का तरीका है। नेक्स्ट देखिए अगर बात करें तो हम लिखेंगे m l t। अब यहाँ पे देखिए l की पावर 1 दिया गया है तो यहाँ पे 1, t की पावर -1 है तो यहाँ पे -1, m यहाँ है नहीं यानी m की पावर 0, यानी अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 0, 1, -1 ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है, वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी में देखिए हम लिखेंगे m l t। देखिए ध्यान से l की पावर m तो है नहीं मतलब m की पावर 0, l की पावर 1 है, t की पावर -1 है। ठीक है, इसके डायमेंशन की बात करें तो 0, 1, -1 ये हो जाएगी डायमेंशन वेलोसिटी की। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन के डायमेंशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे अपन m l t ये लिखेंगे। अब देखिए m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2 है, ये दिया गया है। अगर इसके डायमेंशन की अपन बात करें तो ये आएगा 0, 1, -2। ठीक है, ये होगी इसकी डायमेंशन। तो बात समझ में आई कि ये क्या चीज़ चल रहा है। तो ये तो डायमेंशन लिखने का तरीका था और एक्सेलरेशन तक पहुंच गए थे। अब हम बात करेंगे फोर्स की कि फोर्स की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, देखिए एक बात और है, अगर आपको यूनिट याद है, जैसे अगर हम बोलें कि चलिए बताइए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी तो आप बोलेंगे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो अगर जिस तरीके से डायमेंशन पूछ दिए तो हम समझ जाएंगे मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। मीटर यानी कि लेंथ यानी कि l की पावर 1, सेकेंड का मतलब t और t की पावर -2। मेरी बात समझ में आ रही है? तो l t की पावर -2 ये डायमेंशन हो जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा फोर्स है। ठीक है, अब समझिए यहाँ नेक्स्ट हमारा फोर्स के यूनिट की बात करें तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे आइए इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं अपन। तो किलोग्राम यानी कि मास की यूनिट किलोग्राम और इसकी डायमेंशन होती है m। डायमेंशन क्या होती है? m, ये हो जाएगा। तो किलोग्राम के प्लेस पे हम लिखेंगे m, ये मीटर है, l ये टाइम है, t की पावर -2 ये आ गई यूनिट, ये आ गई डायमेंशनल फार्मूला आ गया फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? m l t की पावर -2, m l t की पावर -2। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क डन की, फिर देखेंगे कि वर्क डन का डायमेंशन क्या है। डायमेंशन नहीं, डायमेंशनल फार्मूला। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, यानी कि ये बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ध्यान से इसकी डायमेंशन देखिएगा। किलोग्राम यानी कि मास है तो m, और देखिए m की पावर कितनी है? 1। फिर ये देखिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस यानी लेंथ, और लेंथ की पावर 2 ये है। टाइम तो t की पावर -2 ये दिया गया है। ठीक है, ये आ गया। तो अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो देखिए डायमेंशन इसकी होगी 1, 2, -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, वर्क डन के बाद हम बात करेंगे प्रेशर की।
तो देखिए प्रेशर यानी P ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जो एरिया है, एरिया लेंथ इंटू ब्रीथ, इसकी यूनिट होगी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। अब इसको सही से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे आप, किलोग्राम पर मीटर, क्योंकि ये +2 है ये +1 है, ये ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, ठीक है। फिर s सेकेंड की पावर -2। अगर इसकी डायमेंशन लिखी जाए, डायमेंशनल फार्मूला, तो हम बोलेंगे किलोग्राम के प्लेस पे m, किलोग्राम के प्लेस पे m, फिर मीटर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे l की पावर -1, ये सेकेंड है यानी कि t, और t की पावर -2, ठीक है। ये आ गई डायमेंशन प्रेशर की। तो प्रेशर की डायमेंशन ये हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता था 1 टाइम पीरियड, ठीक है, और इसकी यूनिट आती थी पर सेकेंड। अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो देखिए कुछ है नहीं, तो t की पावर -1। अगर इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 0, 0, -1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके डायमेंशन की बात करें तो m की पावर 1 है तो 1, -1, -2, ये आ जाएगी इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब पावर से होता था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की, कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12 mv का स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम ये आएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। देखिए इसमें अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में सब देखा था। तो ये हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे किलोग्राम है तो किलोग्राम के प्लेस पे हम लिखेंगे m की पावर 1, मीटर का स्क्वायर यानी l की पावर 2, टाइम यानी t की पावर -2, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो 1, 2, -2 ये डायमेंशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखना, ठीक है। अगर हमसे पूछ देता है कि एंगल का डायमेंशन बताइए क्या होगा, तो देखिए एंगल की यूनिट होती है थीटा, ठीक है, एंगल का मतलब थीटा, और इसकी यूनिट होती है रेडियन, और ये होता है डायमेंशन लेस, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हम बोलेंगे कि ये होती है डायमेंशन लेस। मेरी बात समझ में आ गई। तो जो एंगल होता है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये होता क्या था, ये होता था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा अपॉन टाइम, ये होता था। थीटा डायमेंशन लेस है तो कोई डायमेंशन नहीं, लेकिन अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड, या इसे हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड, इस तरीके से। अब इसके डायमेंशन की अपन बात करने जा रहे हैं, तो देखिए रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। तो लेकिन जो पर सेकेंड है, सेकेंड टाइम है, और टाइम की डायमेंशन होती है, यानी कि आ जाएगा t की पावर -1, ठीक है। इसे लिख क्या सकते हैं अपन लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ये लिख सकते हैं। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 0, 0, -1 ये इसकी डायमेंशन होगी। यू अंडरस्टैंड और नॉट? अरे आ गया। चलो आगे की बात करते हैं अपन। अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की।
कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, डिनोट करते थे अल्फा से, और ये आता था ओमेगा अपॉन टी। ठीक है, अब देखो टाइम है तो सेकेंड है, ठीक है, टाइम की यूनिट सेकेंड और ओमेगा की यूनिट, ओमेगा की यूनिट जो भी होती है, लेकिन ओमेगा की डायमेंशन क्या थे, टी की पावर -1, यहाँ पे इसकी डायमेंशन होगी टी की पावर +1 ये। अब देखिए यानी कि ये लिखा गया है टी की पावर -1 अपॉन टी की पावर 1, ये लिखा गया है। इसे हम लिख सकते हैं टी की पावर -1, ये +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन को लिखा जाए तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2। तो अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 0, 0, -2। देखिए कुल मिला के बात इसमें ये थी कि हमें डायमेंशन निकालने का तरीका सीखना था कि किस तरीके से डायमेंशन कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से डायमेंशन निकाला जाता है। कुल मिला के हमें ये सीखना था और ये चीज़ हम सीख गए। ठीक है, ये बहुत 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 अच्छी बात है कि हम सीख गए। अब देखिए इसके बाद हम टॉर्क पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, उसके बाद हम मोमेंटम की डायरेक्शन देख ले रहे हैं, फिर एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन देखेंगे, मतलब डायमेंशन देखेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें अगर क्वेश्चन कोई भी आता है डायमेंशन पे बेस्ड, आपसे 100% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो नेक्स्ट है टॉर्क। टॉर्क है और टॉर्क को दिखाया जाता है टाउ से, इसको क्या बोलते हैं, टाउ। ठीक है, और ये क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब r। ठीक है, अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। इसको अगर लिखा जाए तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, अब इसके डायमेंशन की अगर बात करें तो डायमेंशन देखिएगा, किलोग्राम है मतलब मास और 1 पावर 1, किलोग्राम की पावर 1 तो 1, मीटर है यानी कि लेंथ पावर 2, टाइम है टी की पावर -2। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो 1, 2, -2, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला अपन इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद की बात कर रहे हैं तो ये है मोमेंटम, यानी इसको बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, हमने देखा था मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही बोला जाता है लीनियर मोमेंटम, और ये होता है m इनटू वेव। ठीक है, अब यहाँ से आप समझिए, मास है तो मास की यूनिट होगी किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके डायमेंशन की बात करें तो किलोग्राम का मतलब m और m की पावर 1 ये दिया है, मीटर का मतलब लेंथ की पावर 1 और सेकेंड यानी t की पावर -1 ये दिया है। ठीक है, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो 1, 1, -1 ये हो जाएगी मोमेंटम की डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, थोड़ा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये देखिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का मतलब L से डिनोट किया जाएगा, और ये होता है mvr। इसे बोला जाता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है लीनियर मोमेंटम, और ये होता है जो r वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर बात करें इसके यूनिट की तो देखिए मास है, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर। अगर इसको लिखा जाए तो लिखेंगे किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आप ध्यान से देखिएगा कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, किलोग्राम का मतलब m और m की पावर 1, मीटर का मतलब l और l की पावर 2, सेकेंड का मतलब टाइम और t की पावर -1। इसके डायमेंशन होगा 1, 2, -1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कॉपी करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे यूनिट निकालना सीखेंगे, उसके बाद हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे डिनोट किया जाता है जी से। ठीक है, जिसे अपन डिनोट करते हैं जी से, और ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या बात है थोड़ा उसके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप समझिएगा। ठीक है, देखिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता था ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये होता था। r यहाँ पे रेडियस है, डिस्टेंस है। g हमें g का डायमेंशन निकालना है, तो g इज इक्वल्स टू देखिए क्या आ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आर स्क्वायर अपॉन मास से डिवाइड कर देंगे तो m1 इंटू m2। सबसे पहले इसकी यूनिट, तो फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये रेडियस डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब मीटर, तो ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर अपॉन, ये देखो मास दिया है, इसकी मास का किलोग्राम होगा, ये भी मास है, इसकी भी यूनिट किलोग्राम, तो यानी किलोग्राम का ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर लिखते हैं, तो देखो ये किलोग्राम ऊपर जाएगा, इसकी पावर +1 है, इसकी पावर +2 है, ये ऊपर जाएगा तो +1 -2, ये माइनस ऊपर जाएगा ना, प्लस से ऊपर जाएगा माइनस होगा तो -1 1 -2 -1, यानी कि किलोग्राम की पावर -1, और यहाँ पे मीटर और मीटर का स्क्वायर यानी मीटर का क्यूब, ये सेकेंड की -2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गई जी की यूनिट कि पर किलोग्राम मीटर का क्यूब पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशन, तो किलोग्राम का मतलब m और m की पावर -1, मीटर का मतलब l और l की पावर 3, सेकेंड यानी कि टाइम t और t की पावर -2। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो -1 3 और -2 ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट हुआ है? कोई डाउट नहीं है? डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके आगे का पोर्शन अपन देखते हैं। चलिए अब अपन बात करेंगे गैस कांस्टेंट के यूनिट और उसके डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं गैस कांस्टेंट, और देखिए गैस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है R से। ठीक है, और ये आता है फॉर्मूला PV इज इक्वल्स टू nRT से। ठीक है, यहाँ पे हमें इसका डायमेंशन और यूनिट बताना है, तो R इज इक्वल्स टू क्या PV अपॉन n इंटू T आएगा, ये और ये इसकी डिवाइड में चले जाएंगे तो R इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए R जो होता है इसको बोला जाता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं। P फॉर प्रेशर, यहाँ पे P होता है प्रेशर, और V होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है। N होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, और T होता है टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक का अगर बात करें तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है यहाँ पे? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन एरिया की यूनिट होती है मीटर का स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो किलोग्राम तो यही रहेगा। ठीक है, ये मीटर की पावर 1 है और ये मीटर की पावर 2 है, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 1 - 2 यानी मीटर की पावर -1 और सेकेंड है तो सेकेंड की पावर -2, ये आ गई। यानी कि प्रेशर का यूनिट आ गई किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर का क्यूब होता है, एन यानी कि मोल, मोल का मोल ही होता है, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। अब सबको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अगर आर के यूनिट की बात करें तो प्रेशर की प्लेस पे लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये आ गया। ऊपर वॉल्यूम है तो इनटू मीटर का क्यूब अपॉन में हम क्या लिखेंगे, एन का मोल और इनटू टेम्परेचर का केल्विन, ये आ गया। अब देखो इसे अगर हम प्रॉपरली लिखें तो कैसे लिखेंगे कि किलोग्राम ये लिखा है पर मीटर, ये लिखा है पर सेकेंड, और ये देखो सॉरी यहाँ पे एक चीज़ अपन ये कर दें, ये मीटर की पावर -1 और ये +3, जब दोनों को जोड़ेंगे तो मीटर की पावर +2 आ जाएगा, सेकेंड की पावर -2। देखो ये मोल है, ऊपर जाएगा तो ये आएगा मोल की पावर -1, ये केल्विन है, जब ऊपर जाएगा तो केल्विन की पावर -1। ये आ गई गैस कांस्टेंट की यूनिट। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके डायमेंशन की, ठीक है। तो डायमेंशन की देखिए, किलोग्राम का डायमेंशन होता है किलोग्राम का m, तो m की पावर 1, मीटर है यानी l और l की पावर 2, सेकेंड है यानी टाइम t की पावर -2, मोल है यानी कि मोल का मोल की पावर -1, केल्विन k की पावर -1। ये हो गई गैस कांस्टेंट की डायमेंशन। आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी यूनिट ये हो गई, डायमेंशन ये हो गया। अच्छे तरीके से इसे याद रखिएगा, ठीक है। बस इसमें सबसे पहले आप तौर तरीके सीखते चलिए कि किस तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट निकाली जाती है और किस तरीके से उसका डायमेंशन निकाला जाता है। सबसे पहले हमें ये सीखना था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो ध्यान से समझिएगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी फिजिकल अगर क्वांटिटी हो तो इसके पास एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है, और उसके बाद इसमें एक यूनिट भी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होती है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन n से दिखा रहे हैं और यूनिट को हम दिखा रहे हैं u से, ठीक है। अब देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो फिक्स ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है, ठीक है। जब बदलने वाली नहीं है तो यानी कि हम ये बोल देते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू और ये यूनिट ये हमेशा रहने वाले हैं कांस्टेंट। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जस्ट अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि ये कांस्टेंट है तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे ये समझिए कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर बड़ी है, ठीक है, यानी कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट बड़ी है, मतलब उसका जो नंबर होगा यानी मैग्नीट्यूड होगा वो छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि n का मतलब मैग्नीट्यूड से है, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड से है, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए यहाँ पे सबको पता है कि किलोमीटर जो होता है एक बड़ी यूनिट होती है और जो मीटर होता है ये एक छोटी यूनिट होती है। लेकिन अगर इनके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये छोटा है और ये बड़ा है। ध्यान से समझ पा रहे बात। जब इसकी यूनिट बढ़ेगी, जब इसकी यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसकी हेल्प से हम कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके पहले ये बात आप ध्यान रखिएगा
कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी अगर उसका मैग्नीट्यूड यानी नंबर अगर बड़ा है तो हम हमेशा ये तुरंत समझ जाएंगे कि जो उसकी यूनिट होगी यूनिट छोटी होगी। उसी तरीके से अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो इसका मतलब उसकी यूनिट होगी बड़ी। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये चीज़ होने वाला है, इसे आप अच्छे तरीके से याद रखिए, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा तो किस तरीके से सॉल्व होगा, हम थोड़ी उसकी भी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखा गया था कि एन यू ये कांस्टेंट है। अगर कभी भी इस तरीके की चीज़ें लिखी आ गई तो हम हमेशा ये जान जाते हैं कि एन यू जो होगा वो फिक्स होगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा बराबर होगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर हमेशा होगा, चाहे उसके साथ कुछ भी आप कर लो, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि एन यू इज इक्वल्स टू एन यू, लेकिन हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि ये पहला था और ये दूसरा था। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे फर्स्ट सिस्टम था तो फर्स्ट सिस्टम में क्या था, ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी और ये उसकी यूनिट थी। सेकेंड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सेकेंड सिस्टम में ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी और ये उसकी यूनिट थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये चीज़ समझ लीजिए, जैसे ये बोला गया था ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसका क्या मतलब है कि ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। इसको बोला जाता है MKS सिस्टम और इसको बोला जाता है CGS सिस्टम, ठीक है। तो देखो दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा MKS और CGS सिस्टम दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये बराबर कैसे होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इनके प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या मान ले रहे हैं कि जो ये दिया गया था ये N1 है और ये जो दिया गया था यूनिट वो U1 है। यहाँ पे ये जो नंबर दिया गया है ये N2 है और ये जो ये दिया गया था ये U2 है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? समझ में आ रही है, ऐसे होगा, ठीक है। N1 क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे N2 क्या है, N2 है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकेंड सिस्टम ये दे रखा है। अगर यहाँ पे U1 की बात करें तो हम लिखेंगे यूनिट ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे U2 की बात करें तो U2 है यूनिट ऑफ सेकेंड सिस्टम। मेरी बात ये समझ में आ रही है? इसे आप कॉपी फट से कर लीजिए और ये फॉर्मूला याद रखिए कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो इनकी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बराबर होगा। यू अंडरस्टैंड? या चलो सॉरी। अब देखिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको एकदम मज़ा आएगा मतलब एकदम मज़ा आने वाला है, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो 1 न्यूटन होता है, या फिर ये बोल रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो जो न्यूटन MKS यूनिट होती है और जो डाइन होती है वो CGS यूनिट होती है। MKS जो होता है न्यूटन जो होता है वो MKS में होता है और डाइन होता है वो CGS होता है। तो MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन और CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट डाइन होती है, ठीक है। इसमें तरीका देखिएगा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल में बोला था कि जो 1 न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से अब समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 यही लगाएंगे, ठीक है।
अगर हम बात करें n1 की, तो यहाँ से देखिए n1 की वैल्यू दे रखी है 1, n1 की वैल्यू दे रखी है 1, और यहाँ पे न्यूटन की बात करें तो न्यूटन के डायमेंशन की बात करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा डायमेंशन के बेस पे, तो आप प्रॉपर वे देखिएगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हम पुट करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले हम इसको सही कर लें, इसको अपन सही कर लें, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला अभी हम लगा रहे हैं, अब यहाँ पे 1 न्यूटन लिखा गया है, ठीक है। तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो फर्स्ट सिस्टम में इसकी डायमेंशन क्या, ये m आएगा, m, ये l की पावर 1, m की पावर 1, और ये t की पावर -2। तो अगर फर्स्ट सिस्टम है तो यहाँ पे 1 1 1 कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डाइन में। तो देखिए डाइन की भी जो यूनिट, जो डायमेंशन होगा ना, डायमेंशन सेम होगा, डायमेंशन सेम होगा, मतलब ये भी आएगा m l t की पावर -2, पावर वही रहेगा, लेकिन जब सिस्टम बदल गया तो हम बोलेंगे कि ये भी आपस में बदल गया, ठीक है। अब देखिए, अब दोनों को इक्वेट करना है, लेकिन किस तरीके से इक्वेट करेंगे अब उसकी देखिए, ये n1 u1 n2 u2, ये डायमेंशन के बेस पे अभी सॉल्व कर रहे हैं। एक और मेथड है उसके बेस पे भी अपन सॉल्व करेंगे। n1 के प्लेस पे देखिए 1, तो ये लिखेंगे 1 इंटू u1 के प्लेस पे आप ये लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पे m की पावर 1 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू n2 हमें पता नहीं है, यही तो हमें पता लगाना है, मतलब n2 की वैल्यू पता लगाना है। डायमेंशन की बात करें तो m2 की पावर 1, l2 की पावर 1, t2 की पावर 2 -2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से n2 निकालेंगे तो n2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या इसमें इससे डिवाइड कर दें, इसमें इससे अपन डिवाइड कर देंगे तो आएगा क्या, m1 l1 t की पावर -2 ये, और इससे हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा m2 1 l2 1 t2 की पावर -2, ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो था हमारा, ये सीजीएस सिस्टम होता है, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, और ये एमकेएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम होती है, मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर होती है, और सेकेंड के प्लेस पे सेकेंड होगी, तो ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, या तो आप इसको जो दोनों जो यूनिट्स हैं सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब या तो आप इसमें कन्वर्ट कर लो या तो इसमें कन्वर्ट कर लो। तो चलो अपन क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या था किलोग्राम में, ये क्या था किलोग्राम, तो हम बोलेंगे कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। इनटू लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये मीटर है और ये सेंटीमीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो बोलेंगे 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर टाइम की बात करें तो टाइम की यूनिट क्या है, यहाँ पे सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 1 या फिर s की पावर -2 ये लिख लेंगे। नीचे की अपन बात कर रहे हैं तो नीचे देखिए, नीचे ये जो लिखा है ये सीजीएस में, तो अपन लिखेंगे 1 ग्राम इंटू, अब ये 20 सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, ठीक है। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए आया क्या है, ये है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 इंटू ये लिखा है 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, दोनों का प्रोडक्ट आ गया 10 की पावर 5, यानी n2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 5 आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या था यहाँ पे कि जो 1 न्यूटन होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, तो दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो इसे आप याद रखिएगा कि 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। मतलब जब 10 की पावर 5 डाइन मरी होंगी
तो 1 न्यूटन पैदा हुआ होगा। ठीक है, अरे दिल पे नहीं लेना, न्यूटन तो भगवान थे ना, बिल्कुल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, ये बोल रहा है कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। अच्छा चलिए, एक ये सेकेंड मेथड इसका देखना था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो जैसे अगर आप रफली वर्क कर रहे हो, बोर्ड में अगर आपको ना लिखना हो तो ये मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको बोर्ड में लिखना हो तो फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन के प्लेस पे हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, डाइन के प्लेस पे हम लिखेंगे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए n1 के प्लेस पे क्या 1 है, बिल्कुल। u1 यूनिट क्या है, फर्स्ट यूनिट, यानी कि ये है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू n2 इंटू, अब यूनिट सेकेंड यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 इंटू किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 10 की पावर 3 ग्राम होगा, बिल्कुल होगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा। ये सेकेंड की पावर -2 इज इक्वल्स टू n2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू पर सेकेंड का स्क्वायर, पर सेकेंड के स्क्वायर से पर सेकेंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। देखिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5 और ये आ गया n2 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये एक आप ये कहिए कि ये आप मेथड बोर्ड में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रीवियस मेथड। तो ये था। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा, इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, बोल रहा है कि 1 जूल को कन्वर्ट करिए अर्ग में। तो जो जूल होता है वो SI यूनिट, यानी कि बोलेंगे MKS यूनिट होता है। जो अर्ग होता है वो CGS यूनिट, ठीक है, ये होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। ठीक है, जूल का मतलब क्या है, वर्क डन। जूल का मतलब वर्क डन, क्योंकि वर्क डन की यूनिट होती है जूल। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके यूनिट की बात करें तो ये होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर, यानी ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें अगर इसके यूनिट की, तो किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम रहेगा, किलोग्राम के प्लेस पे ग्राम, किधर गया भाई, यहाँ है। मीटर के प्लेस पे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और टाइम के प्लेस पे वही रहेगा पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब हम दोनों को करेंगे इक्वेट। इसे हम मान लेंगे u2, सॉरी नहीं सही है, इसको हम मान लेंगे n1 और इसको मान लेंगे u1। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, n2 की वैल्यू, यही हमें देखना है। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं और यहाँ पे इसकी डायमेंशन को मान लेते हैं कि इसमें जो डायमेंशन होगा वो होगा यहाँ पे m1, l1, t1। ठीक है, एक सिस्टम में हम ये मान लेते हैं, दूसरे सिस्टम में ये l2 की पावर 2 और t2 की पावर -2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करें कैसे, n1 u1 इज इक्वल टू क्या, n2 u2 होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से देखिएगा n1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1, ये 1 इंटू, अब डायमेंशन आप पुट करिए तो डायमेंशन m1 की पावर 1, l1 की पावर 2, t1 की पावर -2, ये हो जाएगा।
इज इक्वल टू n2 इंटू इसकी डायमेंशन m2 की पावर 1 l2 की पावर 2 t2 की पावर -2 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही कि n2 बराबर आ जाएगा, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा m1 l1 t1, ये अपॉन में ये आएगा m2 l2 t2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इस वाले को कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है, इस यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये दिया था किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम होगा 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर। ठीक है, डिस्टेंस देखिए मीटर में, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100, तो 100 की पावर यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर का ये आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड है तो पर सेकेंड का स्क्वायर ये आ गया। नीचे की बात कर रहे हैं तो नीचे जैसा है एकदम वैसा लिखिए, नीचे क्या लिखेंगे, ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड का स्क्वायर ये लिख देंगे। ठीक है, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, पर सेकेंड से पर सेकेंड, और यहाँ पे देखिए ये काट रहे हैं अपन, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 10 की पावर 3 और देखिए 10 की पावर 2 और ये भी बाहर पावर है तो 10 की पावर क्या 4 होगा, ये होगा, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 7, 3 और 4 पावर जुड़ जाएगी तो 10 की पावर 7, n2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर 7। बात समझ में आ रही है। तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो 1 जूल होता है वो होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। मेरी बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है, मुझे लगता है समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, उसके बाद आज की सभा समाप्त करते हैं और आपको कुछ होमवर्क्स मिलेंगे, आप उन होमवर्क्स को भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप अपना डाउट भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमसे क्या बोला गया है उसके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि कन्वर्ट, एग्जाम्पल है नेक्स्ट कि कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ की अगर बात करें तो 2 सिस्टम दिख रहा है, एक तो 54 किलोमीटर पर आवर ये है, इज इक्वल्स टू बोल रहा है कितने मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इनकी डायमेंशन की ये यूनिट हम मान लेते हैं U2 है। ठीक है, ऐसा ये आप सॉरी ये U1 है और ये N1 है, ये आप U2 मान लीजिए और यहाँ पे जो N2 है वही हमें बताना है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर अगर करना होगा तो सबसे पहले इनकी डायमेंशन की तरफ अगर मूव करें तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी किलोग्राम को किस में, किलोग्राम का मतलब डिस्टेंस और डिस्टेंस का मतलब L, तो L की पावर 1, ये आवर यानी कि टाइम तो T की पावर -1 ये होगा इसकी डायमेंशन। ठीक है, 1 कर देते हैं। यहाँ पे भी जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ये एक लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन L, ये एक टाइम है और टाइम का डायमेंशन T, ये एक लेंथ है इसका भी डायमेंशन L लेकिन यहाँ पे L2, ये एक टाइम है तो इसका भी डायमेंशन T2 की पावर -1। ठीक है, अब दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 ये कर देते हैं। ठीक है, अगर हम N1 की बात करें तो N1 के प्लेस पे लिखा गया है 54 इंटू U1 के प्लेस की बात करें तो L1 T की पावर -1 ये भी 1 इज इक्वल्स टू N2 इंटू अब ये है L2 T2 की पावर -1 ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ से ये है 54, ठीक है, इंटू ये L1 T1
ये अपॉन में कर देंगे, अपॉन इसको इधर लेके आओ तो ये आ जाएगा L2 T2 ये। अब देखिए बराबर आ गया N2। अब अगर बात करें कि इस वाले को भी इसी में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो L1 के प्लेस पे ये यानी कि किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो ये तो 54 लिख लेते हैं इंटू ये 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर के, तो 10 की पावर 3 मीटर के बराबर होगा इंटू ये टाइम है, ये आवर है, आवर की पावर -1 है। तो देखो 1 आवर बराबर होता है 60 मिनट और इंटू 60, अब ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड में, तो ये आ गया 3600 सेकेंड के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3600 सेकेंड और ये आएगा पावर -1, ठीक है, क्योंकि पावर यही था। अपॉन में ये, अब देखिए इसकी यूनिट क्या थी, मीटर, और ये था पर सेकेंड, ये था पर सेकेंड, ये आ गया मीटर से मीटर कैंसिल आउट, पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, लेकिन केवल ये कैंसिल आउट होगा, बचा क्या 54 इंटू ये 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3, ये देखिए लिखा है 3600 की पावर -1, तो इसे लिखेंगे 1/3600, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3600, ठीक है, ये लिख सकते हैं 1000। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36 और 18 3 जा 54, 3 5 जा सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा 15, मतलब 3 5 जा 15 और 15 किसकी वैल्यू आ गई, N2 की वैल्यू, यानी N2 कितना आ गया 15 आ गया है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि 54 किलोमीटर पर आवर से अगर कोई बाइक या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अगर मीटर सेकेंड में पूछे तो बोलेंगे 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है। ये देखिए एक तरीका है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जो मैथमेटिकली हमने 9th में देखा था। 9th में ये देखा था कि किलोमीटर पर आवर हो और उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर किलोमीटर पर आवर है और इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वहीं पे मीटर पर सेकेंड हो, इसे किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसके बेस पे देखिए ये फॉर्म जब क्वेश्चन करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर था, इसे बोल रहा है कि कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकेंड में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो ये आ जाएगा 54 इंटू 5/18, ये आ जाएगा, तो 18 × 54 और 3 × 5 = 15, ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बात हो रही है कि हमें तो डायमेंशनल मेथड से करना है ना, तो डायमेंशनल मेथड से इस तरीके से किया जाएगा जो पीछे था, ठीक है। तो आप लोग इसमें जितना पढ़ाया गया है आज उतना अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर डाउट आपको कहीं उत्पन्न हो जाता है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में, उसे अपन देखेंगे। देखिए हम एक इम्पोर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।